रात गहरी हो चुकी थी, हवा में ठंडक बढ़ गई थी। अचानक चंपा की आंखें खुल गई। उसने महसूस किया कि चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। वो झटके से उठी और मोहन को हिलाकर जगाने लगी। मोहन, मोहन उठो, उठो मोहन, देखो कितनी रात हो गई है। मैंने कहा था ना कि आराम मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात मानी ही नहीं। उठो मोहन। क्या हो गया चंपा? मोहन सुस्ती में आंखें खोलकर चारों ओर देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर तालाब की ओर गई, वो स्तब्ध रह गया। तालाब के पानी पर गहरी धुंध छाई हुई थी। अचानक धुंध ने आकार बदलना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे एक भयानक आकृति में बदलने लगी। मोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। चंपा, वो देखो। चंपा तालाब की ओर देखने लगी और उसकी चीख निकल गई। मोहन और चंपा जंगल के रास्ते से गांव की ओर जा रहे थे। सूरज ढलने को था और जंगल के पेड़ पौधे शाम की नमी में लिपटे हुए थे। अचानक मोहन को प्यास का एहसास हुआ। वो चंपा की ओर देखकर बोला, चंपा, बहुत प्यास लगी है। देखो सामने तालाब है, चलो पानी पी लेते हैं। हाँ मोहन, मुझे भी बहुत प्यास लगी है, पर सुनो, यहाँ ज्यादा देर तक रुकने का सोचना भी मत। शाम होने वाली है, हमें गांव जल्दी पहुँचना चाहिए। चलो अब पहले पानी पी लेते हैं। कितना मीठा पानी है। लेकिन चंपा, मुझे तो बहुत थकान हो गई है। क्यों ना थोड़ी देर यहाँ किसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि तुम यही कहोगे। अरे कुछ देर आराम करने में क्या जाता है। देखो ये जंगल कितना सुंदर है। चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवा और तालाब के किनारे का यह दृश्य मनमोहक लग रहा है। चंपा मोहन की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। दोनों एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठ गए। कुछ ही देर में थकान उन पर हावी हो गई और उनकी आंखें भारी होने लगी। देखते ही देखते वे नींद की आगोश में समा गए। रात गहरी हो चुकी थी, हवा में ठंडक बढ़ गई थी। अचानक चंपा की आंखें खुल गई। उसने महसूस किया कि चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। वो झटके से उठी और मोहन को हिलाकर जगाने लगी। मोहन, मोहन उठो, उठो मोहन, देखो कितनी रात हो गई है। मैंने कहा था ना कि आराम मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात मानी ही नहीं। उठो मोहन। क्या हो गया चंपा? मोहन सुस्ती में आंखें खोलकर चारों ओर देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर तालाब की ओर गई, वो स्तब्ध रह गया। तालाब के पानी पर गहरी धुंध छाई हुई थी। अचानक धुंध ने आकार बदलना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे एक भयानक आकृति में बदलने लगी। मोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। चंपा, वो देखो। चंपा तालाब की ओर देखने लगी और उसकी चीख निकल गई। सामने एक विकराल परछाई आकार ले रही थी, जिसकी लाल चमकती आंखें उन्हें घूर रही थी। वो आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी।
मोहन और चंपा के शरीर कांपने लगे। वे पीछे हटने लगे, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। देखते ही देखते वो भयानक आकृति उनके और करीब आ गई। अचानक जंगल में उनकी चीखें गूंज उठी और घना अंधेरा उन पर छा गया। अगली सुबह गांव में हलचल मची हुई थी। गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा थे। उनके बीच में 2 शव रखे हुए थे, मोहन और चंपा के। बिरजू, यह तो हमारे गांव के मोहन और चंपा हैं। इन्हें किसने मारा मुखिया जी? ये काफिले के साथ दूसरे राज्य से जा रहा था। रास्ते में हमारा काफिला तालाब के पास रुका ताकि सब पानी पी सकें। वहीं पर मुझे इन दोनों की लाश मिली। तालाब के पास? हाँ, और इनकी हालत देखिए। मुझे नहीं लगता किसी जानवर ने इन्हें मारा है। लगता है जैसे किसी बुरी शक्ति का प्रकोप हुआ हो। गांव वालों, अब से कोई भी शाम के बाद जंगल में नहीं जाएगा। ये मामला साधारण नहीं लग रहा। अगली सुबह मुखिया जैसे ही सोकर उठा कि तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मुखिया ने उठकर दरवाजा खोला। सामने बिरजू खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा डर से सफेद पड़ा हुआ था। बिरजू, इतनी सुबह क्या हुआ? मुखिया जी, गजब हो गया। अब क्या हो गया? हमारे गांव में रतन की लाश भी जंगल में मिली है। अब तो मामला और भी विचित्र हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हाँ, यही बात कहने आया हूं मुखिया जी। अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। हमें यह खबर राजा विक्रम तक पहुंचानी होगी, वरना ये बला हमारे पूरे गांव में छा जाएगी। हाँ, तुम सत्य कह रहे हो। चलो। दरबार भव्य रूप से सजा हुआ था। सिंहासन पर राजा विक्रम गहरी सोच में बैठे थे। तभी मुखिया और बिरजू आ पहुँचे। कौन हो तुम दोनों? महाराज, मैं हरियालीपुर गांव का मुखिया हूँ। ये मेरे गांव का वासी बिरजू है। महाराज, हमारे गांव में भयानक घटना घटी है। कल जंगल में मोहन और चंपा नामक दंपति की लाश मिली, लेकिन दशा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी बुरी शक्ति ने उन्हें मारा है। और आज सुबह हमें पता चला कि हमारे ही गांव के लकड़हारे रतन की लाश भी उसी जंगल में मिली है। कल जब मोहन और चंपा की लाश जंगल में मिली, तब क्या तुमने गांव वालों को जंगल में जाने से मना नहीं किया था? मैंने सबको सचेत किया था महाराज, लेकिन रतन एक लकड़हारा था। शायद वो लकड़ियां काटने के लिए रात के समय जंगल में चला गया हो। मंत्री जगन्नाथ, तुम्हारा क्या विचार है? महाराज, मामला गंभीर लगता है कि अगर ये किसी साधारण डाकू या जंगली जानवर का काम होता तो लोगों के शरीर पर ऐसे निशान नहीं होते। ये किसी अज्ञात शक्ति का काम हो सकता है। इस मामले की जांच मैं किसी गुप्तचर से नहीं करवाऊंगा। मैं स्वयं इसकी पड़ताल करूंगा। मुखिया और बिरजू राजा की बात सुनकर दरबार से बाहर चले गए। राजा विक्रम दरबार से निकलकर महल के बागीचे में आ गए। हल्की ठंडी हवा बह रही थी। वे गहरी चिंतन में डूबे थे। तभी मंत्री जगन्नाथ वहां पहुंचे। महाराज, क्या आप सच में स्वयं जंगल जाने का विचार कर रहे हैं? मंत्री, तुम्हें मेरे शब्दों पर संदेह है? नहीं महाराज, मुझे आपकी वीरता पर कभी संदेह नहीं हुआ, ना आपके शब्दों पर। परंतु इस समय भावनाओं से नहीं बल्कि बुद्धि से काम लेना चाहिए। जंगल में कोई अज्ञात और खतरनाक शक्ति है। हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर जंगल में कोई खतरनाक शक्ति है तो मैं उससे डरने वाला नहीं हूं। मत बोलो, मैं केशव नगर का राजा हूं और
अगर राजा ही भयभीत हो जाए तो प्रजा की रक्षा कौन करेगा? परंतु महाराज, मैं हरियालीपुर गांव के जंगल जाऊंगा और मैं कल ही जाऊंगा। राजा विक्रम दृढ़ संकल्प के साथ वहां से निकल गए। मंत्री जगन्नाथ चुपचाप खड़े रहे। वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन राजा विक्रम की जिद के आगे कुछ नहीं कह पाए। अगली सुबह राजा विक्रम अपने महल में अपनी पत्नी रानी रुक्मणी से बोले, तैयार हो जाओ रुक्मणी। कहाँ जाने की तैयारी करनी है? आज मैं अपने पुत्र राजकुमार आदित्य को लेकर जंगल जाऊंगा। लेकिन आदित्य तो अभी मात्र 10 वर्ष का है महाराज। तो क्या हुआ? उसे अब से सीखना ही होगा। शिकार कैसे किया जाता है। जब तक वो देखेगा नहीं, तब तक वो सीखेगा कैसे? इतना बोलकर राजा विक्रम महल के प्रांगण में आ गए, जहां मंत्री जगन्नाथ पहले से खड़े थे। मंत्री जगन्नाथ, 2 सैनिकों के साथ तुम भी मेरे साथ शिकार पर चलोगे। महाराज, जंगल में रहस्यमयी घटनाएं हो रही हैं और आप अपनी पत्नी और पुत्र को साथ लेकर जा रहे हैं, यह उचित नहीं है। इस समय की बचत होगी मंत्री जी। जंगल में क्या हो रहा है ये मैं भी देखूंगा और लगे हाथ शिकार भी कर लूंगा। मंत्री जगन्नाथ राजा विक्रम को रोकना चाहते थे, लेकिन वे जानते थे कि एक बार राजा ने निर्णय ले लिया तो उन्हें बदलना असंभव था। कुछ देर बाद राजा विक्रम अपने पुत्र आदित्य, रानी रुक्मणी, मंत्री जगन्नाथ और 2 सैनिकों के साथ घने जंगल की सीमा पर खड़े थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दूर एक सुनसान तालाब दिख रहा था, जिसकी सतह पर हल्की धुंध छाई हुई थी। चारों ओर अजीब सी वीरानी थी, जैसे वहाँ जीवन कभी था ही नहीं। मंत्री जगन्नाथ, क्या यही वो तालाब है जिसके बारे में हरियालीपुर गांव का मुखिया बता रहा था, जहां मोहन और चंपा की लाश मिली थी और बाद में रतन की? बिल्कुल महाराज, यही वो स्थान है। आप इस अजीब वीरानी को देखिए। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे यहाँ कोई भयावह घटना हो चुकी है। ये स्थान भयावह प्रतीत हो रहा है। राजा विक्रम गहरी सोच में डूब गए। हवा की सरसराहट और पक्षियों की रहस्यमयी चहचहाहट से माहौल और भी रहस्यमय हो गया। इसी बीच राजकुमार आदित्य, जो केवल 10 वर्ष का था, उत्सुकतावश थोड़ा आगे बढ़ने लगा। रानी रुक्मणी चिंतित स्वर में आदित्य को रोकते हुए बोली, आगे मत जाओ पुत्र, ये जंगल खतरनाक है, यहीं रहो। बकवास मत करो रुक्मणी। मेरा पुत्र अगर अकेले टहल रहा है तो उसमें डरने की क्या बात है? महाराज, वो अभी केवल 10 वर्ष का है। अगर जंगल में गुम हो गया तो? ये मेरा पुत्र है, ये जंगल में गुम नहीं होगा। राजकुमार आदित्य जंगल में चहलकदमी करने लगा। कुछ क्षणों के लिए राजा विक्रम और मंत्री जगन्नाथ का ध्यान आदित्य से हट गया। अचानक जंगल में एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। ये सुनकर राजा विक्रम, रानी रुक्मणी और मंत्री जगन्नाथ हड़बड़ा गए। सभी चारों ओर देखने लगे, लेकिन आदित्य कहीं नहीं दिखा। मेरा पुत्र आदित्य कहाँ गया? अभी तो यही था महाराज। ये बहुत ही विचित्र है। अभी कुछ क्षण पहले ये यही था। वो खड़े खड़े मेरा चेहरा क्या देख रहे हो? जाओ ढूंढो मेरे पुत्र को। आखिर वो जमीन में समा गया या आसमान में उड़ गया? जी महाराज। मैंने कहा था महाराज, मैंने आपको बताया था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब पता नहीं मेरे बेटे को कौन उठा ले गया।
उसकी चीखें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है महाराज, अभी भी गूंज रही है। राजा विक्रम भी अंदर से घबरा गए। तभी सैनिक लौट कर आ गए। उनके चेहरे पर हताशा थी। महाराज, हमने हर तरफ खोजा लेकिन राजकुमार आदित्य कहीं नहीं मिले। राजा विक्रम अब सच में चिंतित हो उठे। मंत्री जगन्नाथ ने भी निराश होकर सिर झुका लिया। राजा विक्रम स्वयं आदित्य को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़े। लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। थक हार कर राजा विक्रम और रानी रुक्मणी महल लौट आए। राजा विक्रम दुखी मन से मंत्री जगन्नाथ से बोले, पूरे राज्य में ऐलान करवा दो, जो भी राजकुमार आदित्य को ढूंढ कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। जी महाराज। सुनो सुनो सुनो, जो भी राजकुमार आदित्य को लेकर आएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। महाराज, अभी तक आदित्य किसी को नहीं मिले। काश काश मैंने अपनी पत्नी की बात मान ली होती। काश मैं अधिक सतर्क रहा होता। समय धीरे धीरे बीतने लगा और देखते ही देखते पूरे 10 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा विक्रम महल के बागीचे में बैठे थे। तभी वहां पर मंत्री जगन्नाथ आ पहुँचे। मंत्री जगन्नाथ को देखकर राजा विक्रम उदास स्वर में बोले, आज मुझे उस दिन का अफसोस है। मंत्री जगन्नाथ, काश मैं अपनी पत्नी की बात मान लेता। काश मैंने तुम्हारी चेतावनी पर ध्यान दिया होता। आज मेरा आदित्य मेरे पास होता। महाराज, वो निर्णय सच में गलत था। मैं आपको रोकना चाहता था, परंतु मेरी बात आप सुनने को तैयार नहीं थे। तभी दूर से दौड़ता हुआ हरिया, जो एक गरीब ग्रामीण था, बागीचे में आ पहुंचा। उसकी सांसें फूली हुई थी और आंखों में आंसू थे। वो राजा विक्रम के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महाराज, कृपा कीजिए। महाराज, मेरी मदद कीजिए। मेरा 10 वर्षीय पुत्र खेलते खेलते जंगल में चला गया, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटा। हमने पूरा गांव खंगाल लिया, पर वो कहीं नहीं मिल रहा। गांव के लोगों के भीतर जाने से डर है। वर्षों से वहां अजीब घटनाएं हो रही हैं और लोगों के बिना किसी निशान के लापता हो जा रहे हैं। हम समझ सकते हैं हरिया, जब किसी का पुत्र खोता है तो दिल पर क्या बीतती है। हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। तभी एक सुंदर युवक, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष रही होगी, हाथ में एक छोटे बच्चे का हाथ थामे महल के द्वार से अंदर आ पहुंचा। हरिया की नजर उस बच्चे पर पड़ी और उसकी आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। वो लपक कर आगे बढ़ा और बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। मेरा बेटा, ये तो मेरा बेटा है। इतना बोलकर हरिया अपने पुत्र को लेकर वहां से चला गया। राजा विक्रम ने उसे गहरी निगाहों से देखते हुए कहा, तुम कौन हो युवक? ये बच्चा तुम्हें जंगल में कैसे मिला? मुझे पहचानिए पिताजी, मैं आपका पुत्र राजकुमार आदित्य हूँ। यह असंभव है। मेरे पुत्र 10 वर्ष के हो गए हैं, जंगल में खोए हुए। अगर तुम सच में राजकुमार आदित्य हो तो उसका प्रमाण दो। राजकुमार आदित्य के दाएं हाथ की हथेली पर एक जन्मजात निशान था। अगर तुम वही हो तो तुम्हारी हथेली पर वो निशान होना चाहिए। युवक ने बिना कोई संकोच किए अपनी हथेली मंत्री जगन्नाथ के सामने फैला दी। मंत्री जगन्नाथ की आंखों में चमक आ गई। वही निशान था। वो उत्साहित होकर राजा विक्रम से बोले, महाराज, आखिर आपके आंसू रंग लाए। यह सचमुच राजकुमार आदित्य ही हैं। राजा विक्रम अभी भी संदेह में थे और मंत्री जगन्नाथ राजकुमार आदित्य को लेकर उनकी आंखें सूजी हुई थी।
वर्षों के आंसू उनके चेहरे पर थकान की लकीरें छोड़ गए थे। सीधे महारानी रुक्मणी के कक्ष की ओर ले गए। रानी रुक्मणी कमरे के कोने में बैठी थी। तभी मंत्री जगन्नाथ दरवाजा खोलते हुए अंदर आ पहुँचे। महारानी, कृपया पहचानिए ये कौन है। महारानी जी, ये संयोग नहीं, ये आपका पुत्र ही है। लगता है ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली। देखिए, इसके हाथ पर वही जन्मजात निशान है। तुम कहाँ चले गए थे आदित्य? तुम इतने वर्षों तक कहाँ थे बेटा? क्या तुम जानते हो हमने तुम्हें कितना याद किया? हाँ, कितना याद किया। मैं आप दोनों को बहुत याद करता था माँ। मैंने हर रात आपके आंसुओं को महसूस किया। अगर तुम सच में मेरे पुत्र हो तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। 10 वर्ष पहले जब तुम जंगल में खोए थे तब तुम्हारी चीखें मेरे कानों में गूंज रही थी, लेकिन तुम वापस क्यों नहीं आए? तुम इतने वर्षों तक कहां थे? ये एक लंबी कहानी है पिताजी। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा पिताजी। जब आप और मंत्री जगन्नाथ बातें कर रहे थे तब मैं टहलते टहलते घनी झाड़ियों में चला गया और अचानक एक नकाबपोश व्यक्ति मेरे सामने आया। उसने मुझे दबोच लिया। मैं बुरी तरह चिल्लाया। शायद वही चीख आपने सुनी हो। फिर क्या हुआ था? मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। जब मैं होश में आया तो मैंने खुद को एक झोपड़ी के अंदर पाया। वहां एक बूढ़े बाबा थे। उन्होंने बताया कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे नकाबपोश से बचाया था। वो अभी भी मुझे ढूंढ रहा था। फिर तुम इतने वर्षों तक कहाँ थे मेरे लाल? मैंने बूढ़े बाबा से घर जाने की बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैं जंगल से बाहर निकला तो वो नकाबपोश मुझे और उन्हें दोनों को मार डालेगा। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। डर के मारे मैं वहीं रह गया। धीरे धीरे मैंने उन्हें अपना पिता समान मान लिया, परंतु वर्षों बाद जब 20 वर्ष का हुआ तो मैंने ठान लिया कि अब मैं महल लौटूंगा। तब बूढ़े बाबा ने मुझे एक सच बताया जो उन्होंने छिपा रखा था। उन्होंने कहा कि वो असल में नकाबपोश वर्षों पहले ही मर चुका था। वो मुझे कहीं ले जा रहा था। उसने गलती से अपना संतुलन खो दिया और चट्टान से टकराकर मर गया। तो फिर उन्होंने तुम्हें महल लौटने से क्यों रोका? क्योंकि वो अकेले थे। उनकी पत्नी मर चुकी थी। उन्होंने मुझसे झूठ कहा ताकि मैं वहीं रुकूं और उनके साथ रहूं। कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आ गए, ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। जब तुम लौट आए हो तो अपना समय अपनी मां के साथ बिताओ। उन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। इतना कहकर राजा विक्रम कक्ष से बाहर निकल गए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक रात राजा विक्रम छत पर खड़े गहरी सोच में गुम थे। तभी मंत्री जगन्नाथ वहां आ पहुंचा। महाराज, जब से राजकुमार आदित्य लौटा है मैंने आपके चेहरे में वो चमक नहीं देखी जो एक पिता के चेहरे पर होनी चाहिए। मुझे संदेह है कि जो युवक हमारे महल आया है वो वास्तव में राजकुमार आदित्य है भी या नहीं। लेकिन महाराज, उसकी शक्ल आदित्य से मिलती है। उसके हाथ पर जन का चिन्ह भी है। फिर भी आपको शक क्यों है? मुझे नहीं पता। मेरा मन कहता है ये मेरा पुत्र नहीं। फिर आपने उससे कड़े सवाल क्यों नहीं किए? आपने क्यों कहा कि वो अपनी मां के साथ रहे? क्योंकि मैंने रुक्मणी को 10 वर्षों तक रोते देखा है। मैं नहीं चाहता कि उसकी खुशी छीन ली जाए, लेकिन मैं इस लड़के पर नजर रखूंगा। तो क्या आदेश है महाराज? इस पर नजर रखो, पता लगाओ ये कौन है और क्या चाहता है। उस दिन के बाद मंत्री जगन्नाथ राजकुमार आदित्य पर नजर रखने लगे और एक दिन उन्होंने देखा कि राजकुमार आदित्य चुपके से घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर जा रहे थे। राजकुमार आदित्य इस समय जंगल में क्यों जा रहे हैं? मंत्री जगन्नाथ घोड़े पर सवार होकर चुपचाप उसका पीछा करने लगे। कुछ देर बाद आदित्य एक विचित्र से दिखने वाले प्राचीन मंदिर के सामने रुक गए।
ये कौन सा मंदिर है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। मंत्री जगन्नाथ ने देखा कि मंदिर के दरवाजे पर एक लंबे चौड़े कद का साधु खड़ा था। आदित्य उसे कुछ बातें करने लगा। कुछ देर बाद साधु घनी झाड़ियों से चलते हुए गुम हो गया। आदित्य भी महल लौट आया। मंत्री जगन्नाथ भी धीरे धीरे महल की ओर बढ़ गए। अगले दिन वो राजा विक्रम के पास जाकर बोले, महाराज, मैंने एक विचित्र घटना देखी। राजकुमार आदित्य हर रात महल से बाहर निकलकर जंगल में जाता है। कल रात मैंने देखा वो किसी अज्ञात मंदिर में गया, वहां किसी साधु से मिला। क्या तुम अब भी मानते हो मेरा पुत्र है? महाराज, मैं स्वयं भ्रमित हूँ। उसकी शक्ल, उसका निशान, सब कुछ आदित्य से मेल खाता है, लेकिन आपके शब्दों ने मेरे मन में भी शंका उत्पन्न कर दी है। आज रात मैं स्वयं उसका पीछा करूंगा, देखता हूं सच्चाई क्या है। अगली रात राजकुमार आदित्य अपने घोड़े पर सवार होकर उसी प्राचीन मंदिर की ओर बढ़ गए। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। वो जैसे ही मंदिर के निकट पहुंच गया, वहां वही साधु पहले से खड़ा था। साधु आदित्य को देखते ही रहस्यमय स्वर में बोलने लगता है, समय आ गया है, आज इस मंदिर का द्वार खोल दो। जी बाबा। आदित्य ने मंदिर के द्वार को पत्थर से खोल दिया और दोनों मंदिर में प्रवेश कर गए। जैसे ही उन दोनों ने अंदर प्रवेश किया, राजा विक्रम अपने 2 सैनिकों के साथ वहां पहुंचे। उनके हाथों में तलवारें थी। ठहरो, कौन हो तुम? अगर सच नहीं बताया तो अभी इसी क्षण तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। आदित्य राजा विक्रम की ओर देखने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, जैसे उसे पहले से ही पता था कि राजा विक्रम यहाँ आएंगे। तभी मंदिर के द्वार पर मंत्री जगन्नाथ रानी रुक्मणी के साथ आ पहुँचे। मंत्री जगन्नाथ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरी पत्नी को यहाँ क्यों लाए हो? महाराज, मैंने आपको सैनिकों के साथ जाते हुए देख लिया। मैंने रुक्मणी को सब कुछ सच सच बता दिया, लेकिन उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। जो युवक उनके साथ रह रहा, उनका पुत्र नहीं। वो अभी भी यही मानती है कि यही उनका पुत्र है, राजकुमार आदित्य है। मैं उन्हें इसलिए लाया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं आप अपनी शंका के वशीभूत होकर सच में राजकुमार आदित्य को मार ना दे। मैं कितनी बार कह चुका मंत्री जगन्नाथ, ये मेरा पुत्र नहीं है, नहीं है, नहीं है। मेरी ममता झूठ नहीं बोलेगी। मेरा मन कहता है कि ये मेरा पुत्र है। मेरी बात पर विश्वास करो रुक्मणी, ये मेरा पुत्र नहीं है। बताओ कौन हो तुम? मैं आपका ही पुत्र हूँ। तो मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? मैंने स्वयं इस मंदिर में अपने पुत्र की बलि चढ़ाई थी। मैं संसार पर शासन करना चाहता था, अमर होना चाहता था। जब मैं अपना पुत्र मार चुका हूं तो तू मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? वर्षों पहले जब अपने पुत्र आदित्य और अपनी पत्नी रुक्मणी को लेकर शिकार करने के लिए जंगल गया, तब मेरा मकसद जंगल में शिकार करना या हो रही रहस्यमय घटनाओं का पता करना नहीं था, बल्कि मैंने अपने पुत्र के शैतान के मंदिर में बलि चढ़ाई और मेरा ही आदमी मेरे पुत्र को उठाकर रहस्यमय विचित्र मंदिर लाया था। रुक्मणी जब रोने लगी, तब मैंने अपने पुत्र को ढूंढने का बहाना बनाकर वहां से सीधे इस मंदिर आ गया और मैंने स्वयं अपने हाथों से पुत्र की राक्षस को बलि चढ़ा दी। तो तू मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? यही सच बताने के लिए मैंने ये सारा षड्यंत्र रचा था। मुझे पता था मंत्री जगन्नाथ मेरी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। ये भी जानता था कि वो मेरी माँ को लेकर यहाँ जरूर आएंगे। मैं जानता था कि आप मुझे देख रहे हैं, मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक जरूर आएंगे। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आप अपने मुंह से इस सच को नहीं बताते पिताजी। मैं केवल अपने पुत्र को नहीं बल्कि केशव नगर के कई लोगों को मार चुका हूं। अभी मुझे अमृतत्व प्राप्त करने के लिए और बलियों की आवश्यकता है। वह पूरी हो जाएंगी तो मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। मूर्ख राजा, वर्षों पहले तूने 10 वर्षीय पुत्र की बलि चढ़ाई, लेकिन वो मरा नहीं।
वर्षों पहले तूने अपने 10 वर्षीय पुत्र को इसी मंदिर में जाकर उसकी हत्या कर दी। तुझे ऐसा लगता है कि लेकिन वो मरा नहीं। जब मैं यहाँ पहुंचा तो उसकी सांसें चल रही थी। मैं काफी दिनों से रहस्य का पता लगाने में जुड़ा था। आखिरकार केशव नगर राज्य के लोगों की रहस्यमय हत्याएं क्यों हो रही हैं? जब मैंने तुझे राक्षसी रूप में तुझे तेरे पुत्र पर वार करते देखा, मैं बुरी तरह से चौंक गया। मैं आदित्य को उठाकर जंगल ले गया और जड़ी बूटियों से इसका इलाज किया। भगवान की दया से वो स्वस्थ हो चुका है, और अब वो स्वस्थ हुआ तो फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन उसने तेरा असली चेहरा देख लिया था। मैंने तेरा असली चेहरा लाने के लिए उसकी 10 साल तक परवरिश की और फिर उस महल में भेजा राजकुमार बनाकर, जो कि वो राजकुमार ही था। तभी मैं सोचूं कि मुझे अमृत प्राप्त क्यों नहीं हुआ। तभी साधु अपनी झोली से अभिमंत्रित सिंदूर निकालते हुए आदित्य की ओर बढ़ाते हुए बोले, ये ले, ये तेरे पिता नहीं पाप का प्रतीक है। इस पर अभिमंत्रित सिंदूर फेंक दे। आदित्य ने बिना देर किए सिंदूर राजा विक्रम पर फेंक दिया। देखते ही देखते राजा विक्रम का देह भयावह राक्षसी रूप में बदलने लगा। वो चिल्लाते हुए कुछ ही पलों में जलकर राख हो गए। तभी मंदिर की दीवारें हिलने लगी। साधु, मंत्री जगन्नाथ, रानी रुक्मणी और सैनिक बाहर निकल गए। देखते ही देखते मंदिर धराशाही हो गया। ये शैतान का मंदिर था, इसलिए ध्वस्त हो गया। अगले दिन मंत्री जगन्नाथ ने राजकुमार आदित्य को राजा घोषित कर दिया। इसके बाद राज्य में रहस्यमय घटनाएं और हत्याएं पूरी तरह से समाप्त हो गई।